बल्ला बोल। हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। बात करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। एक और टेस्ट सीरीज़ समाप्त हो चुकी है और 2-0 से इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया है। फेस्टिवल्स के साए में ये सीरीज़ हुई और आई यूं ऐसे निकल गई, पता भी नहीं चला। लेकिन निश्चित तौर पर हमने एक रील बनाई थी निखिल सर। हाँ, वो कैसे करी? रील तो अच्छी है ही ना। 5 दिन चलने वाला टेस्ट मैच कितने कितना, दिन हाँ। चलेगा? लगता है वेस्ट इंडीज़ ने देख ली वो। उन्होंने कहा अब तो 5 ही चलेगी। नहीं, ये ना मैं हमारे बाकी सिद्धार्थ वगैरह जिनके साथ हमने रील बनाई उनसे चर्चा करा, तो हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया था। तो मैंने पूछा था भाई क्या लगता है कितने दिन में, तो सबने 2.5-3 कहा था। पर उस वक्त मैंने ये चीज़ कही थी कि ये निर्भर करेगा कि टॉस में क्या होता है, क्योंकि इंडिया अगर पहले बैटिंग करेगी तो इंडिया फिर 2 दिन तो बैटिंग करेगी। फिर ये कहना कि 3 दिन शायद ना चले, उससे ज़्यादा ही चलेगा। बट हाँ, मैंने तब ये नहीं सोचा था कि वेस्ट इंडीज़ भी पूरी 1 दिन से ज़्यादा बैटिंग करेगी। वेस्ट इंडीज़ भी लगभग 400 रन बना देगी। इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था। और अब देखें, अगर आप अब टेस्ट मैच को मुड़ के देखें, ठीक है भारत 2-0 से जीत गया, लेकिन मुड़ कर देखें तो वेस्ट इंडीज़ के पास भी क्या सुनहरा मौका था कि जब आपके कैम्पबेल ने रन बना दिए, आपके शेहोप ने रन बना दिए, ग्रीव्स ने आके थोड़े रन बना दिए, वहाँ से आपको अगर सारे बल्लेबाज थोड़ा गलत शॉट या एडवेंचरस शॉट्स नहीं खेलते, सूझबूझ के साथ बैटिंग करते, 220-230 का टारगेट तो कहीं नहीं गया था। कोई और टीम होती ना इस सिचुएशन में, आपने उनको फॉलो ऑन दे दिया, फंसा दिया, 230 वगैरह का देते, फिर 5वें दिन, चौथे 5वें दिन पिच अगर बिखर गई, प्रेशर आ गया, क्या पता वो टीम जिसके बारे में सब चर्चा कर रहे थे, यार 2 टियर होने चाहिए, टेस्ट क्रिकेट इनको खेलना ही नहीं चाहिए, वो ब्रायन लारा और विव रिचर्ड्स बड़ी शर्मिंदा हो रहे होंगे कि किस तरह से खेलते। वहां से नैरेटिव क्या होता, 1-1 की बराबरी करके वेस्ट इंडीज यहाँ से चला गया। मुझे बल्कि जब 120 रन का टारगेट दिया गया ना, मुझे याद आया मेरे जवानी के दिनों में मेरा 1997 का टेस्ट मैच था बारबाडोस का। मैं वो टेस्ट मैच कभी नहीं भूलूंगा। सचिन तेंदुलकर ने उसका जिक्र किया कि उनके करियर का लोएस्ट मोमेंट वो था, 120 का ही टारगेट था, क्योंकि जब ये टारगेट गया तो मुझे याद है 120 का ही टारगेट था और वो 81 इंडिया ऑल आउट हो गई थी। तो जब वैसा टारगेट हुआ, हालांकि फ़र्क ये था कि वो बारबाडोस था, वो कर्टली एम्ब्रोज थे, बिल्कुल, वो इयन बिशप थे। आसमान और ज़मीन का फ़र्क वेस्ट इंडीज़ की टीम में है। तो इस पॉडकास्ट में, इस एपिसोड में अपन बात करेंगे इस टेस्ट सीरीज़ पर, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास बात करने के लिए चीज़ें हैं। विमेंस वर्ल्ड कप चल रहा है, इंडिया की टीम वहाँ लगातार 2 मैच हार गई, एक अच्छे पोजीशन में थी, वहाँ से मैच हमने गंवा दिया, तो थोड़ी चर्चा उस पर भी करेंगे। इसके अलावा कुछ दिनों के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो आपकी ODI और T20 सीरीज़ शुरू होनी है, उससे जुड़े कुछ सवाल हैं। वहाँ रोहित शर्मा की कप्तानी चली गई इस दरमियान, है ना। तो बात करने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन उससे पहले एक अपील है कि आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि दिवाली के मौके पर एक सरप्राइज़ है वहाँ पे। ओह वाह, है ना। तो सब्सक्राइब क्या, वो बेल आइकन भी दबा दें। हाँ बिल्कुल, और दिवाली ये के वीडियो मौके शेयर पर भी कर दें। बिल्कुल करना ही पड़ेगा अब तो भाई। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, और अगर जो हमारे ज़्यादातर दर्शक है वो तो मुझे पता है हार्डकोर क्रिकेट फैन देखते हैं आपके पॉडकास्ट, तो उनके भी तो दोस्त यार होंगे, उनका व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, या क्रिकेट की बातें चलती होंगी, बचपन के दोस्त होंगे, वहाँ शेयर कर दें। बिल्कुल, हमारा भी एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं लगवा दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वहाँ भी वैसे ही चलती रहती है, दिन के क्या है चर्चा, 1000-1500 मैसेजेस आते हैं लोगों के। चर्चा क्या हो रही है? लगातार रोज़ कुछ ना कुछ मैच चलता ही रहता है। अभी तो टेस्ट मैच की चर्चा चल रही है। कल जैसे संडे को जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच था, उसकी चर्चा चल रही थी, तो वहाँ भी मैं लगातार देखता रहता हूँ, इंटरेक्ट भी करता हूँ लोगों से। उनके कुछ सवाल होते हैं, वो भी अपन इनको अपडेट करते हैं यहाँ पे। तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर ज्वाइन करना चाहें तो, है ना। टेस्ट मैच पे आते हैं सर, टेस्ट सीरीज़ पे। बल्कि रेजिस्टेंस दिखाया वेस्ट इंडीज़ ने फाइनली। आपने 2 बल्लेबाजों का जिक्र किया, कैम्पबेल और शेहोप, वो तो पिक ऑफ द बैटर्स रहे, बट लास्ट विकेट के लिए जैसे जो रेजिस्टेंस दिखा, उससे कुछ सवाल मेरे मन में, मेरे जहन में आए हैं कि पिच थोड़ी फ्रेंडली हो, बैटिंग फ्रेंडली हो, तो आपकी जो गेंदबाजी है वो आखिर के जो टेलेंडर्स होते हैं उनका विकेट चटकाने में कहीं ना कहीं अभी भी लैग कर रही है। कहीं ना कहीं वो जो इनएक्सपीरियंस है अश्विन के ना होने का, क्या आपको भी खलता है वो?
नहीं वैसे जब अश्विन थे तब भी परेशानी तो थी आपको। मुझे लगता है ये परेशानी तब शुरू हुई, अगर आप इसका इतिहास देखें, जब अनिल कुंबले ने क्रिकेट छोड़ा, क्योंकि अनिल कुंबले इस चीज़ में माहिर थे। बिल्कुल। टेल एंडर्स को फंसा जाते थे, कभी ज़्यादा समय नहीं बिताने देते थे। कुछ मौके हुए होंगे जब टेल एंडर्स ने बनाए, जैसे कभी कभी इंडियन टेल एंडर्स भी रन बनाया जाते थे, लेकिन अक्सर वो खिलाड़ी वैसे होते थे कि टेल को नहीं ज़्यादा टिकने देते थे। उनके जाने के बाद अश्विन के टाइम भी ऐसे मौके आए कि टेल को वो आउट नहीं कर पाए। इस टेस्ट मैच में मैं कहूँगा, हालांकि ज़्यादा मुझे ऐसा लगा थोड़ा ना आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, थोड़े कंप्लेसेंट हो गए, थोड़ा आपने जिसको कहते हैं आसानी से ले लिया। वो एक बहुत बड़ा कारण था कि आप टेल को नहीं आउट कर पाए। जेडन सील्स के करियर का हाईएस्ट स्कोर उन्होंने बनाया। आउट होते हुए तो इतनी निराशा के साथ गए कि 50 बनने ही वाला था और बन भी जाता। तो आई थिंक वो आप अब जिस तरह से टेस्ट सीरीज जा रही थी, जिस तरह से आप पहला टेस्ट मैच जीते, ये टेस्ट मैच में भी फॉलो ऑन दिया, कहीं ना कहीं खिलाड़ी इस चीज़ को लेके चल रहे थे कि यार सीरियस, जो कहते हैं ना आप 100% के बजाय आप 80% पे खेल रहे थे, क्योंकि हो जाता है आपको और शायद मेरे साथ भी हो जाए। दूसरा एक बड़ा कारण ये है कि भारत ने 200 ओवर मैदान पे बिताए हैं, ठीक है, फॉलो ऑन करके बिताए, पर बिताए ना। आखिरी बार पता नहीं ऐसा कब हुआ, आई थिंक 12 साल में पहली बार हुआ है। 12 साल में, देखिए ये मैंने आंकड़ा नहीं दिया। अब 200, देखिए इस चीज़ की आदत नहीं है आपको। आपके गेंदबाज भी जो हैं, ठीक है, टेस्ट में मोहम्मद सिराज हैं, लंबे स्पेल डालते हैं, या जडेजा हैं, लंबे स्पेल डालते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन उनको भी ये आदत नहीं है ना 200 ओवर खड़े होना। अब आपके फील्डर्स, एनर्जी जो आप पुश कर रहे हो एक दूसरे को, गेंदबाज को भी लगातार 2 दिन मतलब धीरे धीरे आके वापस उसी तरह का परफॉर्मेंस देना। अब आप मानो या ना मानो, हमारे ज़्यादातर गेंदबाज 4 ओवर वाले माइंडसेट के साथ है, या 10 ओवर वाले माइंडसेट के साथ है। 4 ज़्यादातर मैं कहूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप खेलते ही T20 क्रिकेट, तो वो माइंडसेट है, ये छोटा बर्स्ट और इफेक्ट लाना है। जो स्किल होता है लंबे लंबे स्पेल डालने का, जब एक पार्टनरशिप लग गई है लंबे लंबे, उसको कैसे तोड़ना, और वो तब कैसे तोड़ना जब पिच बहुत अच्छी है बैटिंग करने के लिए। इंग्लैंड में भी कई आपने तोड़ी, लेकिन वो तब होगी थी जब आखिरी दिन में पिच खराब हो रही है, अप एंड डाउन जा रही है, तो आपने क्लस्टर में विकेट निकाले। वो जो टफ सिचुएशन होती है ना, जब हर कुछ बल्लेबाज के लिए चल रहा है, गेंदबाजों के लिए कोई भी मदद नहीं दे रही, पिच ना गेंद ना कंडीशंस, तब आप कैसे विकेट निकालते हो, वो एक अलग स्किल है। और वो स्किल आपको आती है जब आप बहुत ज़्यादा 4 दिन 5 दिन का मैच खेलो। तो इसीलिए लोग क्यों कहते हैं रणजी खेल के आए गेंदबाज, पक्के आए। ये नहीं कि वो टैलेंटेड नहीं है, उसकी गेंद में रफ्तार नहीं है, तेज गेंदबाज है, वो सब है, बट जिस दिन वो फ्लैट पिच आएगी, लंबी पार्टनरशिप लगेगी 100-100 200 रन की, तब आप कैसे लगातार अलग अलग स्पेल में, लंबे स्पेल में आप कैसे आउट करते हो। ये नहीं कह रहा कि ये गेंदबाज ऐसा करते नहीं है, इन्होंने करा भी है, बट आपको ये समझना होगा कि अब ये इस दौर में क्रिकेट खेल रहे हैं जहां ये स्किल बहुत कम बार यूज होती है। जब आपने कह दिया 12 साल में एक बार ऐसा हुआ है कि 200 ओवर आपको डालने पड़ रहे हैं, तो आपको उस चीज़ की आदत कैसे रहेगी। आई थिंक बहुत रेयर होता है जब इंडिया में कोई टेस्ट मैच हो रहा हो और 5वें दिन गया हो, ये भी एक बड़ा वो है। उसके पीछे कारण ये था कि आप उस तरह की पिचेस बनाते थे। अब लोग कह सकते हैं ऑपोजिशन ये थी तो आपने इस तरह की पिच बनाई, क्योंकि आपको पता था कि आपके बल्लेबाज रन बनाएंगे और आप जीत सकते हो। असली टेस्ट तो तब होगा जब इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका भी टूर है, तब क्या आप करते हो। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब थोड़ी सोच उस तरफ जा रही है। शायद भारतीय क्रिकेट को इस बात का एहसास हुआ है, और वो न्यूजीलैंड के साथ जो आप हारे हो वो भी एक बड़ा कारण है कि अब आगे आने वाले समय में ये पार्टनरशिप जो अब नहीं बन रही है कोच और कप्तान की, कुछ आपने इसके संकेत देख लेते राहुल द्रविड़ के अंडर भी, जहाँ पिचेस थोड़ी बेहतर होगी। अगर आपको इंग्लैंड सीरीज याद हो पिछले साल की, थोड़ी बेहतर पिचेस आपको देखने को मिली। अब आपको वो जो पुरानी भारत की पिचेस होती थी, जो एकदम दूसरे दिन से टर्न करने वाली पिचेस नहीं, 4-5वें दिन थोड़ा टर्न, वो पिचेस आएंगी, तो फिर आपको थोड़ी आदत, अब वो उस चीज़ का आदी होने के लिए भी आपको थोड़ा टाइम लगेगा। आप थोड़ा कुछ खेलोगे, और फिर जैसे मैंने कहा, ये T20 वनडे के ज़बरदस्त बॉलर्स हैं। टेस्ट में भी इनका परफॉर्मेंस अच्छा है, बट टेस्ट भी आप देखो किस अंदाज में हो रहे थे, जहाँ बहुत छोटे टाइम में आपको अफेक्ट करना। वो लंबे लंबे स्पेल जो पहले चलता था, वो एक अलग आर्ट है, और उसको आप तभी अच्छी तरह से निभा पाते हो। आप खेलते जाओ खेलते जाओ खेलते जाओ। जब आप 10 मैच उस स्थिति में हो गए, तभी आपको पता चलेगा ना 11वें में, यार उस मैच में मैंने एक लगी थी 200 रन की पार्टनरशिप, पिच में कुछ नहीं होता, मैंने क्या किया था, मैंने ये चीज़ आजमाई थी, या ये तरह की फील्ड प्लेसमेंट कर दी। फॉर अ कप्तान और गेंदबाज दोनों के लिए ये थोड़ा ज़रूरी है। लेकिन शुभमन गिल का जो अप्रोच रहा, हमने देखा, जो पार्टनरशिप लग गई थी, आपने फील्ड खोल दिए, है ना, ऐसा तो नहीं था कि आप हारने जा रहे थे, तो थोड़ा
कैप्टनसी की भी टेस्ट होती है ना, वहाँ पे टेस्ट होता है उनका भी कि भाई आप किस अप्रोच के साथ जा रहे हो। चलिए वेस्ट इंडीज एक हल्की टीम थी तो आप अफोर्ड कर सकते थे, और गिवन दैट जैसी पिच रही, साउथ अफ्रीका की टीम आ रही है और वो मुश्किल होगा आपके लिए। वहाँ पे तो ऊपर के बल्लेबाज भी रन बनाएंगे और वेस्ट इंडीज़ की तरह रैश शॉट खेल कर आउट भी नहीं होंगे, है ना। तो वो एक आपका बहुत कड़ा इम्तहान होने वाला है, आपकी कैप्टनसी की भी और आपके गेंदबाजों की भी। नहीं, गिल जैसे मैंने कहा वो वर्क इन प्रोग्रेस है, वो बेहतर होते जा रहे हैं। गौतम गंभीर ने उनकी बड़ी तारीफ करी, पता नहीं आपने उनका इंटरव्यू सुना है नहीं, बड़ी तारीफ करी कि भाई किस प्रेशर में वो इंग्लैंड सीरीज़ के बारे में उन्होंने बात की, कैसे उस प्रेशर में उन्होंने ना सिर्फ बतौर बल्लेबाज टीम को लीड किया बट एज अ लीडर ऑल्सो। टफ सिचुएशंस आई, स्लेजिंग हुई, लड़ाइयाँ हुई, हर चीज़ में उन्होंने कहा बहुत अच्छा उन्होंने किया और मैं सहमत भी हूँ। तो ये तो वर्क इन प्रोग्रेस। अब वही चीज़ है ना, आपको इंडियन कंडीशन में इन पिचेस की भी कप्तानी अलग तरह की होगी। अब उन्होंने इतने तो कप्तानी करी नहीं है या फर्स्ट क्लास लेवल पे भी कि इस चीज़ की आदत पड़े, तो जितनी वो कप्तानी करेंगे, मुझे लगता है ये जो लेसन आपको मिला वेस्ट इंडीज़ वाले दूसरे टेस्ट मैच में, ये अब आपको शायद फ़ायदा देगा साउथ अफ्रीका के साथ। साउथ अफ्रीका में अगर ऐसा 1-2 टेस्ट मैच हो, उससे आप सीखोगे कि भाई हाँ इन सिचुएशन में क्या करना चाहिए। लेकिन इतनी फ्लैट शायद पिच आपको साउथ अफ्रीका के साथ ना मिले। अच्छी पिचेस मिलेंगी लेकिन ज़्यादा टर्न वाली पिचेस मिलेंगी जहाँ तीसरे दिन से आपको थोड़ा मतलब एक वो जो फाइन बैलेंस होता है, जहाँ स्पिन फ्रेंडली और अच्छी बल्लेबाजी वाली पिच का जो बैलेंस है, कुछ हद तक जैसे अहमदाबाद में शायद आपको पिच मिली, कुछ हद तक जहाँ तेज़ गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिली थी, आप हो सकता है उस तरफ जाने की कोशिश करो, वैसी पिचेस होंगी। पर हाँ, शुभमन गिल भी धीरे धीरे सीखेंगे कि भाई हाँ ऐसे क्या, इस सिचुएशन में आप क्या करते हैं। बिल्कुल, मैं अश्विन का जिक्र इसलिए कर रहा था ना कि साउथ अफ्रीका आएगी, उसके बाद अगला जो बीजीटी है वो इंडिया में ही है, भर भर के रन्स बनाएंगे ऑस्ट्रेलियंस। तो अश्विन कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करते थे, कुछ स्किल जो उनके पास था उसका लेवल अलग था। वॉशिंगटन सुंदर ठीक है, अगर पिच में टर्न है तब तो वो बहुत इफेक्टिव नज़र आते हैं, अगर उतनी मदद नहीं है तो क्या वॉशिंगटन सुंदर उतने तैयार हैं अश्विन के जो कहते हैं ना बूट्स को फिल करना? देखें ये तो समय बताएगा, लेकिन अब मेरे से अभी पूछें और कई लोग कहेंगे भाई ये शायद कुछ हद तक बेईमानी है कि आप इतनी जल्दी किसी के बारे में कह रहे हो। मैं तो काफ़ी समय से कहता था कि वॉशिंगटन सुंदर मुझे रेड बॉल के स्पिनर नहीं लगते, वाइट बॉल के स्पिनर लगते, लेकिन फिर मैं कुछ हद तक गलत भी साबित हुआ क्योंकि उन्होंने मेहनत भी की। अगर आप देखें, मैंने ये तब कमेंट दिया था जब वो वाकई बड़े वाइट बॉल स्पिनर की तरह नजर आते थे। उन्होंने अपनी गेंदबाजी पे काम किया, ये मैं श्रीराम के साथ उन्होंने मेहनत की थी काफी, वो दिख भी रहा है। इंग्लैंड में भी आपको याद हो एक बार विकेट निकाल के थे एक टेस्ट मैच में, तो उन्होंने काम जरूर किया, मानता हूँ, लेकिन उस लेवल पे अभी है नहीं। अच्छा, अब ये कहना कि क्या वो अश्विन के लेवल पे पहुंच सकते हैं या नहीं, वो भी हमें नहीं पता, क्या पता मेहनत करे पहुंच सकते, बेहतर हो सकते। मुझे फिलहाल तो नहीं लगता कि वो मैच विनिंग ऑफ स्पिनिंग गेंदबाज है, ये चीज़ मैंने पहले भी कही थी। लेकिन अब परेशानी क्या है कि अब नई सोच ये है इस टीम के साथ कि वही आप बैटिंग को बहुत तवज्जो देते हो, और बैटिंग में कोई दो रानी हो, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर के तौर पे आप उनको ज़रूर देख सकते हो। पर आप वही देखो ना, अब टीम की मानसिकता क्या, आपने नीतीश कुमार रेड्डी को इस टेस्ट मैच में खिलाया, एक ओवर नहीं दिया, और तब नहीं दिया जब पार्टनरशिप लग रही है, 100 रन की पार्टनरशिप लग रही है, टेलेंडर्स के बीच पार्टनरशिप लग रही है यार। तो जायसवाल से आपने बॉलिंग करवा दी। हाँ, तो या तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या आपको लगता है नीतीश कुमार रेड्डी है ही नहीं उस तरह के गेंदबाज जो विकेट ले सके। फिर मेरा सवाल ये है कि भाई अगर उस तरह के गेंदबाज है ही नहीं तो फिर वो क्या बतौर बल्लेबाज खेल रहे हैं, और अगर बतौर बल्लेबाज खेल रहे हैं तो उनसे तो बेहतर बल्लेबाज बाहर बैठे हैं, आप उनको ही खिला लो। स्पेशलिस्ट जो है आपके पास, स्पेशली देवदत्त पडिक्कल को तो वैसे ही मैच फी पूरी देनी चाहिए, उन्होंने पूरे मैच में फील्डिंग ही की है, वो तो खड़े ही थे, तो उससे अच्छा वो बैटिंग भी कर लें। या जो आपके स्क्वाड में नहीं आ रहे, या जुरेल जब पंत आ जाएंगे तो जुरेल को आप खिला लें, भाई बैटर तो उनसे तो बेहतर ही है। या मतलब ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार रेड्डी बुरे बैटर है, बट मैं तुलना कर रहा हूँ, आउट एंड आउट बैटर नहीं है, उनको चांस इसीलिए मिल रहा है कि वो गेंदबाजी, तो या तो वो कारण है, आपको लगता है वो ठीक नहीं है तो फिर तो आप बैटर खिलाएं। या दूसरा कारण ये हो सकता है कि ये कंडीशंस वैसी नहीं थी कि आप तेज गेंदबाज के पास जाते तो आपको स्पिनर चाहिए था, तो अगर ये जरूरत थी तो आप अक्षर पटेल खिला लेते। आपको ऑलराउंडर ही चाहिए जिसके पास बैटिंग भी है, और ये कंडीशंस तेज गेंदबाजों के लिए नहीं थी दिल्ली में, तो फिर आपको नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाने की क्या जरूरत थी, तो आप एक स्पिनर खिलाते। तो या तो ये फिर आपकी चयन को लेकर गलती है, तो कई, और ये चीज़ें मैं बीजीटी से अक्सर चर्चा करते आ रहा हूँ। अब इंग्लैंड में भी इन्हें सवाल खड़े किए थे, पर इंग्लैंड में भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, 2 ऑल की बराबरी की। अब वो नतीजा आता है तो लोगों को लगता है सब सही है, और नीचे वाले बैटर्स ने रन भी बनाए, मैं मानता हूँ, बट हमने तो नहीं देखा कि अगर वो कन्वेंशनल थिंकिंग के साथ इंग्लैंड खेलते तो क्या पता क्या नतीजा होता। आप शायद जीत भी सकते थे,
अब आप देखिए, आपका बेस्ट बॉलर इस वक्त इस सीरीज में कौन था? कुलदीप यादव। कुलदीप यादव एक बेंच टेस्ट पे मैच बैठे नहीं रहे। खेले पूरे इंग्लैंड में। राजदीप सर कहते रहे कई बार कि खेल रहे हैं कुलदीप, क्यों नहीं खिला रहा? तो पूरी दुनिया कह रही थी कि भाई कुलदीप yes. यादव बैठे हैं बेंच पे, आप उनको खिलाओ। ठीक है, टीम की सोच जो भी थी, क्या पता कुलदीप यादव खेलते तो कुछ और सीन होता। आपको तो दिखाई रहे ना वो। यस, अच्छी बैटिंग पिच पे भी उनको विकेट लेनी आती है ना। yes. मैं शेन वॉर्न नहीं कहूंगा उनको, हाँ उनकी जर्सी वो शेन वॉर्न की पहनते हैं 23 नंबर, लेकिन उनमें वो कला तो है, क्राफ्ट तो है, आपके बेस्ट बॉलर है। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ कि आपको जो आपकी बेस्ट टीमें भी थी, जब इंडिया भी बहुत अच्छा टेस्ट क्रिकेट खेल रही थी विराट कोहली के साथ, वो एक भी स्पिनर नहीं खिला रहे थे, 4 तेज गेंदबाज को खिलाते थे, या 3 तेज गेंदबाज, एक स्पिनर, जडेजा, 4 बॉलर के साथ ही खेलते थे ना आप। आप पूरे टाइम आपका जो बेस्ट परफॉर्मेंस आ रहा था 4 गेंदबाज, आपको लगता था 4 ही बहुत है। अब आप 6 लेके जा रहे हो, 6 में से आप उसको खिला भी नहीं रहे हो, फिर उनको बैटिंग के लिए भर रहे हो, उसकी जरूरत ही क्या है? फिर आप बैटर खिला दो यार, मैं तो कहता हूँ नीचे तक आप बैटिंग खिलाओ। ऑस्ट्रेलिया देख लो, बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड है, 3 तेज गेंदबाज, एक नेथन लायन खेलते हैं, खत्म बात, फॉर्मूला ही वो है। आपको हराया ना बीजी टीम बिल्कुल। तो अब वो चीज़ है, क्योंकि नतीजे आपके अच्छे आ गए, आप इंग्लैंड में आपने 2 ऑल कर लिया जिसकी किसी ने आपको चांस नहीं दिया, वेस्ट इंडीज़ को आपने हरा दिया, ठीक है, ऑपोजिशन जो भी है आपने हराया, तो लोग कहेंगे ये सही है, बट मुझे लगता है इंडियन टीम का बेस्ट तभी आएगा टेस्ट क्रिकेट में जब आप स्पेशलिस्ट को मौका दोगे, खास करके टेस्ट क्रिकेट में, है ना। फॉलो ऑन T20 वनडे में तो समझ रहा हूँ, फॉर्मूला और अच्छा चल भी रहा है, बिल्कुल, जहाँ आप डीप बैटिंग फाइनल एशिया कप में आपने एक ही तेज गेंदबाज के साथ खेले, शिवम दुबे आपके दूसरे तेज गेंदबाज, वो तो पार्ट टाइमर हो ना, एक जसप्रीत बुमराह के साथ आप खेले, आप जीत गए। वहाँ चल सकता है, वहाँ शायद किसी ने उतनी आलोचना नहीं की, हालांकि उसमें भी मैंने जो सूर्य कुमार यादव से जो मैंने इंटरव्यू किया, उससे पहले मैं उनसे ऐसी बात कर रहा था, तो मैंने उनको कहा अच्छा हुआ मैच फाइनली, उन्होंने कहा हाँ आइयो, तो मैंने कहा पर एक चीज़ है, जब आपकी टीम मैंने देखी ना, तो मैं तब आपसे ज़्यादा मैं प्रे कर रहा था कि आप टॉस जीत जाओ। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा मुझे पता था अगर आप ये इस टीम के साथ आप चेस कर सकोगे, इस टीम के साथ आप पहले बैटिंग करोगे फंस जाओगे, क्योंकि आपको पता नहीं टारगेट क्या बनाना है, और आप एक तेज गेंदबाज के साथ खेल रहे हो, जो आपके श्रीलंका में के साथ हुआ 200 प्लस बना गए ना वो, क्योंकि आपकी बॉलिंग पे कंट्रोल नहीं है, आप बेस्ट आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ है। तो जब आप टॉस जीते और चेस कर रहे थे, तो मैं बोला हाँ ये टीम के साथ आप चेस कर लोगे, क्योंकि आप रन एक्स्ट्रा खा भी गए, आपकी बैटिंग को पता है मुझे ये टारगेट है, मैं एडजस्ट करके जीत जाऊंगा। तो उन्होंने कहा हाँ ये बात तो सही है, ये टीम के साथ जो हमने खिलाई थी, बैटिंग फर्स्ट कुछ भी हो सकता था, फिर आपके कंट्रोल में नहीं है, आप खेल गए, रन बन गए। अब किसी दिन यार उस दिन दुबे अच्छी डाल गए, पर अगर दुबे की पिटाई हो जाती तो हम शॉक तो नहीं होते ना, उन्होंने भी मेहनत की अपनी गेंदबाजी पे, अच्छा किया, बट हम शॉक नहीं होते। तो वो चीज़ है कि चलो T20 वनडे में आप फिर भी कहते हो ये मल्टी डायमेंशनल प्लेयर रखने हैं, टेस्ट क्रिकेट में तो नहीं है। बुमराह की बात आपने छेड़ी है, तो बुमराह एशिया कप से खेल कर के आए, तुरंत वेस्ट इंडीज के साथ खेल रहे हैं, 2 के 2 टेस्ट मैच उन्होंने खेल लिए, है ना। और यही वाकया मुझे याद आता है, अपने बांग्लादेश के खिलाफ भी उन्हें झोंका था, 2 टेस्ट मैच खिलाए थे, उसके बाद न्यूजीलैंड से खेले, ब्रेक डाउन हो गया उनका जाकर बीजीटी में। वर्कलोड मैनेजमेंट की बात होती है, कितना उचित था बुमराह का इस टेस्ट सीरीज़ में खेलना, नंबर 1, और नंबर 2 क्या दोनों टेस्ट मैच खेलना ज़रूरी था? क्योंकि आपके बड़े जो इवेंट्स हैं, बड़े टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, T20 में ऑस्ट्रेलिया टूर पे बुमराह होंगे, आपके स्पीयर हेड होंगे एक तरीके से बॉलिंग के। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि बुमराह, अगर ये जो BCCI, क्योंकि इसमें मैं रोहित विराट पे जा रहा हूँ, देखिए रोहित विराट अब खेलेंगे विजय हजारे, ये सबको पता चल गया। अब इस पे अलग डिबेट है, किसी दिन हम करेंगे खेलना चाहिए नहीं खेलना, जो भी है, लेकिन एक चीज़ मैं क्रेडिट दूंगा इस BCCI को, वो इस BCCI से मेरा मतलब है कि करंट रिजीम अजीत अगरकर जो ये जिन्होंने ये नियम डाले एज चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर, उनको अब लाए इसीलिए थे कि भाई VIP कल्चर बढ़ रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। BGT वो एक फ्लैश पॉइंट था, जब आप हारे हो, एक रिव्यू मीटिंग हुई थी अगर आपको याद है, बोला गया था, जिसमें बड़े बड़े फैसले लिए गए कि भाई फैमिली जाएगी तो इतने दिन ही जा सकती है, ये सब ट्रैवल होगा, सबको डोमेस्टिक खेलना है। अच्छा कई बार वो रिएक्शन हो जाता है एक सीरीज़ के बाद, फिर आप जीत जाते हो, चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाते हो, फिर कहते हो बल्ले बल्ले भूल जाओ, बट हुआ नहीं। आपने ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को पनिश किया, तब भी हम में से कईयों को लगा यार ठीक है ये तो छोटी मछली है, इसको तो आप कर जाओगे, जब बड़ी मछली आएगी तो आप थोड़ी ना पंगे लोगे। लेकिन रोहित शर्मा, विराट कोहली दोनों खेले डोमेस्टिक क्रिकेट खेले। अब आप उनको कह रहे हो आप विजय हजारे खेले। मुझे लगता है ये जो एक आपने लाइन बनाई है, एक
लकीर खींच दी है कि भाई ये सबके लिए, आप टीम में हो, सब Same बराबर yardstick. हो, सेम यार्डस्टिक सबके लिए आपको करना ही है। और वो इसलिए नहीं कि आप किसी को पनिश करना चाहते हो, बट वो इसलिए क्योंकि आप एक आदमी के लिए नियम तोड़ोगे ना, फिर उसकी कोई सीमा नहीं है, फिर किसको कब क्या कहोगे, हर आदमी का इशू हो है। जाएगा। हर आदमी जो इंडिया के लिए खेलता है, अब देखो एक बात तो हो ही गई। अब मानो या ना मानो, पहले हम खिलाड़ियों को उदाहरण देते थे, गावस्कर, तेंदुलकर, जो भी है डोमेस्टिक क्रिकेट आके खेलते थे। अब ये ज़रूर आ गया था पिछले 10 सालों में कि यार डोमेस्टिक क्रिकेट मेरे से नीचे के लेवल का। और मैं कह रहा, ये नहीं कह रहा एक दो खिलाड़ी, जो इंटरनेशनल खेल जाता था उसके लिए डोमेस्टिक क्रिकेट एक नीचे का लेवल था। अब आपने उनको बराबर लाके खड़ा कर दिया है। ये नहीं कि उनकी मर्जी है, एक नियम आपने बना दिया और सबको कहा है आपको ये कि ये मापदंड से तोला जाएगा, आपके लिए कोई अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। अब आ गया मैं बुमराह पे। अगर ये नहीं हुआ था नियम, अगर ये नहीं हो, तो आपको लगता है बुमराह ये खेल रहे होते? मुझे नहीं लगता ये सीरीज़ खेल रहे थे। अब उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि ठीक है भाई, आपकी वर्कलोड मैनेजमेंट है जो सही है, जो इंग्लैंड में भी हुई, क्योंकि लगातार 5 टेस्ट मैच शायद उनकी बॉडी नहीं खेल सकती। और ये भी निर्णय बुमराह ने नहीं लिया, वो सेंटर ऑफ एक्सलेंस जाते हैं, वहाँ फिजियो ने उनको देखकर कंडीशन बता दिया। जब वो टेस्ट मैच नहीं खेले तो ये तो नहीं हुआ होगा ना कि आज मेरा मन नहीं है। हाँ। इंग्लैंड में पूरी रिपोर्ट आती होगी, उसको देख के उनको बताया गया कि हाँ, अब उस पर आपने कॉल लिया कब खेल सकते हैं, नहीं, वो अलग बात है। अब तो गैप हो गया काफ़ी दिन का। अब उनको कहा गया होगा, जितना मुझे लगता है, कि भाई देखिए, आप अगर टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आप अवेलेबल हैं, तो अभी ये टेस्ट सीरीज़ है और आपके वर्कलोड के मुताबिक आप ये सीरीज खेल सकते हैं, तो आप ये 2 टेस्ट खेलेंगे, खत्म बात। टेस्ट क्रिकेट है, आपको खेलना है। हाँ, अगर आप श्रेयस अय्यर की तरह लेटर लिख के भेज दें, उन्होंने भेज दिया कि भाई मेरी बैक में प्रॉब्लम है, जो जेन्युइन हो भी सकता है, बिल्कुल, मैं नहीं खेल सकता, तो आप अपने आप को रूल आउट कर दोगे, फिर अलग बात है भाई। अगर आप भाई, लेकिन जसप्रीत बुमराह को भी क्रेडिट देना चाहता हूँ, खेलना चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट, अच्छा करना चाहते हैं उसमें, पर अब आपने ये कह दिया, फिर अब आप नहीं डिसाइड करेंगे आपने कहाँ खेलना है कहाँ नहीं खेलना, अब बीसीसीआई डिसाइड करेगा। तो अभी ये गैप के बाद आई है, 2 टेस्ट हैं, आपकी बॉडी तो ले सकती है, आपके पास रिपोर्ट्स हैं, तो आप ये 2 टेस्ट खेलेंगे। हाँ, अगर उसके बाद आपको थोड़ा आराम चाहिए तो हम डिसाइड करेंगे कब आराम देना है। वनडे सीरीज, अब ये वनडे वर्ल्ड कप का ईयर नहीं है, बहुत टाइम है। T20 खेलिए, आप आराम करिए, T20 खेलते रहिए, क्योंकि T20 के लिए हम बिल्ड कर रहे हैं, वर्ल्ड कप के लिए फरवरी में है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, बिल्कुल, वो आप खेलिए। तो अब कॉल प्लेयर्स नहीं, एक समय आ गया था ना, प्लेयर डिसाइड कर रहे थे। और ये मैं आपको एक चीज़, अंदर की चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आप किसी, मतलब कोई एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। आपने देखा था कि भाई खिलाड़ी डिसाइड करने लगे, तो मैं यहाँ खेलूंगा नहीं खेलूंगा, अभी मेरी इंजरी है, मैं फिट नहीं हूँ, ऑपोजिशन क्या है उसको डिसाइड करूंगा, ये वो करके चलता था। ये फॉर्मेट अभी नहीं खेलूंगा, ये वो। अब ये हो गया कि आपको ये बताना है बस कि आप अवेलेबल हैं या नहीं है। अगर आप ये फॉर्मेट के लिए अवेलेबल है, तो अब हम डिसाइड कर रहे हैं आपने कब, कौन सी सीरीज में कितना खेलना है, ठीक है। और ये चीज़, इस चीज़ की शुरुआत, जैसे मैंने आपको कहा, बीजीटी के बाद तो मीटिंग हुई, लेकिन एक मौका, कौन सा वो मौका था जब ये डिसीजन लिया गया, वो था पहले टेस्ट के बाद। बीजीटी जब हुआ, उसका पहला टेस्ट पर्थ में हुआ, आप जीत गए, 1-0 से आप ऊपर थे। टीम गई कैनबरा, एक लंबा अंतराल था, और कैनबरा में टीम को एक प्रैक्टिस मैच, इंट्रा स्क्वाड वाला, वहाँ पे बीसीसीआई के जो कई लोग मौजूद थे, उन्हें एहसास हुआ कि नहीं यार, जो स्थिति है ना वो हाथ से निकल चुकी है, जहाँ हर खिलाड़ी अपना डिसाइड कर रहा है, मैं आज यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, प्रैक्टिस मैच में भी दिलचस्पी है, नहीं खेलना, देख लेंगे, अरे बारिश हो रही है तो भी प्रैक्टिस नहीं करी, कुछ नहीं। वो बेसिकली एक हॉलिडे हो गया था। अब आप दौरे के बीच में हो, कि आपको हॉलिडे करना था, सब अपनी अपनी चीज़ कर रहे थे। उस वक्त 1-2 चीज़ें और भी हुई, जिससे और टीम के हालात हो गए। एक कोच जो शायद नज़र रख सकता था, आपको याद होगा, गौतम गंभीर को फैमिली इमरजेंसी की वजह से वापस आना पड़ा था, यस, वो आ गए थे। कप्तान आपका बदल रहा था, रोहित शर्मा पहुंच गए थे, बुमराह ने फर्स्ट टेस्ट में की थी, अब रोहित आ गए थे, तब ये कन्फ्यूजन था, अब रोहित वापस आएंगे तो किसकी जगह आएंगे, है ना। तो काफ़ी कन्फ्यूजन था उस वक्त, तितर बितर थी टीम। कुछ लोग वहाँ मौजूद थे, उन्हें लगा नहीं, क्रिकेट ऐसे नहीं चल सकता, ये एक टीम ऐसे नहीं बढ़ सकती। वहाँ से कल्चर होना चाहिए, हाँ, वहाँ से वो कई बार लगता है ना, आपके लड़के बहुत अच्छे हैं, बहुत, आपके स्कूल की टीम होती है ना, जब आप जाते हो खेलने, टीम आपकी बहुत अच्छी है, पर आप खेलने गए हो, आप मैच नहीं खेल रहे हो, है ना, टीचर आपका गया, उसने देख लिया, तो मर्डर गश्ती कर रहे हैं यहाँ वहाँ इधर, नतीजा क्या हुआ, आप जिस चैंपियनशिप आप लोग हार गए, टीम आपकी बहुत अच्छी थी। टीचर आके कहता ना, बस अब से तुम लोग नहीं जाओगे कोई टूर्नामेंट खेलने, है ना, तब जाओगे जब मैं तुम में डिसिप्लिन देखूंगा, वहाँ जाके कैसे बिहेव करना है,
वहाँ तुम गए हो, 1 महीने का चैंपियनशिप मैचेस 5 थे, बीच के दिन तुमने प्रैक्टिस नहीं की, आए या नहीं की, खाना खा के टाइम पे सो रहे थे नहीं सो रहे थे, वो सब जो वहाँ तुम किसी शहर में गए हुए हो तो ऐश है ना, वो उस तरह का एक एहसास हुआ। वहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई, बातें शुरू हुई, बीसीसीआई को भी फीडबैक गया, इसके बारे में बातें शुरू हुई। फिर चीज़ें भी कुछ ऐसी हुई कि सीरीज़ वहाँ से आप नीचे लग गए, हार गए, 3-1 हारे, फिर वापस आए, फिर वो एक मीटिंग हुई, जो फीडबैक दिया गया था उसको गौर से देखा गया, कई चीज़ें फिर डाली गई। जब आपको याद है फैमिली का वो बोला गया कि नहीं भाई, खिलाड़ी खुश नहीं थे इस चीज़ को लेकर, ठीक है, बोला नहीं, नियम तो नियम है, आप कोई अलग होटल में रह रहा है, कोई अलग होटल में रह रहा है, ये तो नहीं चल सकता ना, टीम एक जगह रहेगी, फैमिली भी आएगी, ठीक है, फैमिली को आना चाहिए, कुछ दिन के लिए आप आइए, पूरे टाइम क्या होता है उससे, फैमिली आ गई, आप अपने रूम में ही हो फैमिली के साथ, टीम को भी मिलना है, करना है, क्या बातें करनी है। फिर होता था प्रैक्टिस में आप जा रहे हो, बस जा रही है, आपकी खत्म हो गई प्रैक्टिस, आप कार मंगा के आप निकल आए हो, है ना, तो वहाँ से चीज़ें बदलने लगी धीरे धीरे, और आपने आप सबको एक डिसिप्लिन, एक लाइन में डाल दिया। तो वो एक रीज़न है कि अब आप देख रहे हो कि टेस्ट मैच खेले जा रहे हैं, कब खेलना है कब नहीं खेलना, वो डिसीजन भी ऊपर से आ रही है। तो इसमें बुमराह का पर्सनली कोई रोल नहीं, बट मेरा वही सवाल था कि ठीक है बीसीसीआई ही कह रहा है कि आप खेलो, कहीं ना कहीं मतलब वेस्ट इंडीज के टूर से तो बुमराह को रेस्ट दिया ही जा सकता था। हाँ, बट अब मैं वही कह रहा हूँ, शायद आप मैं भी अगर मानो कोच होता तो मैं ये करता कि दूसरे टेस्ट के लिए, और क्योंकि ये पिच भी वैसी नहीं थी जहां आपको मदद मिल रही थी, और उसके पीछे और भी एक कारण था, प्रसिद्ध कृष्णा मेरे साथ हैं, वो काफ़ी टाइम से नहीं खेल रहे, टीम के साथ हैं, रिजर्व बॉलर भी थे, चैंपियंस ट्रॉफी में वहाँ चांस नहीं मिला, इंग्लैंड खेले, लेकिन उसके बाद वाइट बॉल काफ़ी टाइम से नहीं खेल रहे, आपके हाईएस्ट विकेट टेकर थे आईपीएल के, है ना, तो अब वो जाएंगे, अब बुमराह नहीं है ओडीआई में, तो आप सिराज के साथ तो वही है ना आपके लीड बॉलर, तो थोड़ा आप उनको गेम टाइम दे दो, थोड़ा वो वार्म अप हो जाए, बुमराह को भी आप थोड़ा आराम दे सकते हो। मतलब मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ, यानी कि वर्कलोड के लिहाज से, स्ट्रैटेजी के लिहाज से आप दे सकते थे, बट अब वही है, क्योंकि आप कई बार आप एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो, आप नियम बताना चाहते हो, नहीं यार टेस्ट क्रिकेट हमारा, हम हल्के में नहीं लेंगे, टेस्ट क्रिकेट मेन है, ऑपोजिशन नहीं मैटर करता, इंडिया की टेस्ट टीम बेस्ट ही उतरनी चाहिए उन हालात में जैसा भी, तो उसको लेकर आपने किया। कुछ हद तक मैं सहमत भी हूँ उस चीज़ से, मैं होता पर्सनली उनको रखता टीम के साथ, ये नहीं कि पहले क्या था मैं नहीं हूँ मैं चला गया। न्यूजीलैंड सीरीज में हुआ था ना, 3 टेस्ट मैचेस थे, बुमराह 1 मैच नहीं खेले थे, वो मुंबई चले गए थे, टीम के साथ नहीं थे, तो आप यहाँ लाओ, स्क्वाड में रखो, आप टीम के साथ रोज जा रहे हो, मतलब अपनी टीम में रखा हुआ, बट चलो स्ट्रेटेजिकली मैंने सोचा आराम कर दो, तो वो भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल। विमेंस वर्ल्ड कप की तरफ चलें, कुछ है इसमें? अब तो हमने ओवरऑल डिस्कस कर लिया, जो मतलब ठीक है, यशस्वी ने अच्छी बल्लेबाजी की, केएल राहुल के रन आ गए, साई सुदर्शन के भी दूसरे टेस्ट मैच में रन आ गए हैं वहाँ पे, है ना, तो बैटिंग डिपार्टमेंट तो साई सुदर्शन का मैं एक चीज़ कहूँगा, देखें अभी भी उनकी जो भी है 20-25 की औसत है, ठीक है, इतने मैचेस वो खेल चुके हैं, और ठीक है ये रन भी आ गए, बट देखें यहीं पे फ़र्क है, कुछ हद तक कमज़ोर ऑपोजिशन, बेस्ट पिच टू बैट ऑन, आपको बड़े रन बनाने पड़े, चांसेस भी मिले उनको, कैच भी छूटे। आप देखें उनकी 7 या कितनी इनिंग्स हो चुकी हैं जो उन्होंने खेली है ना, 22-25 जितनी की भी एवरेज है, आप देखें कौन कौन से लोग बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है, सरफराज 37 की एवरेज के साथ 11-12 इनिंग के साथ बाहर बैठे, देवदत्त पडिक्कल बाहर बैठे हुए, 30+ एवरेज है उनकी, श्रेयस अय्यर तो मैं भी वहाँ जा ही नहीं रहा, पंत आ जाएंगे, ध्रुव जुरैल जो 50 की एवरेज के साथ हैं, बाहर बैठ रहे हैं, बैटर नहीं है, और आपको इंडिया के लिए नंबर 3 पे बैटिंग करने का मौका मिल रहा है, क्या उन्होंने इनफ किया है? नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता। फिर तो 87 नहीं 200 चाहिए थे, हाँ, तब जाके कुछ हद तक आप जस्टिफाई करते, बिल्कुल, वो भी एक, क्योंकि इन पिचेस में मैं आपको वही कह रहा हूँ, इन पिचेस में वही अगर पंत खेल रहे होते, आप जुरैल को खिलाते, या अगर आप पडिक्कल को खिलाते या सरफराज को खिलाते, इनको 100 आराम से आपका पक्का था, और इनसे बेहतर ही है, तो अपने आप को वो बहुत लकी कंसिडर करेंगे, हाँ, थाली पे परोस के मौका मिला है, है और अभी भी उनके ऊपर तलवार लटकेगी। आई थिंक साउथ अफ्रीका में अगर के खिलाफ अगर रन नहीं आते आप उस, और रैंटन डशकाटे ने बोला भी कि यार हम इस स्थिति में हैं इस वक्त इंडियन क्रिकेट में, जहाँ करुण नायर को 4 टेस्ट मैच के बाद थैंक यू कर दिया, जहाँ अच्छे खासे बैटर बाहर बैठे हुए हैं, इनसे बेहतर रन बना के बैठे हुए हैं, आप बड़े लकी हो जो आपको चांस मिला है। अभिमन्यु ईश्वरन वो तो बाहर ही हो गए बिना खेले, नहीं तीसरे नंबर पर उनको खिला सकते थे आप, मैं वही कह रहा हूँ, उनको चांस ही नहीं मिला है, ही नहीं। तो जब ऐसा हो रहा है तो आपको तो मतलब
बहुत ज़्यादा रन बनाने पड़ेंगे। ठीक है, विमेंस टीम की तरफ चलते हैं। इंडिया में ही वर्ल्ड कप हो रहा है, चांसेस बहुत अच्छे दिख रहे थे अनटिल लास्ट 2 मैचेस, है ना। 2 मैच जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपका टॉप ऑर्डर धराशायी हो गया, लेकिन ऋचा घोष जिस तरह की पारी उन्होंने खेली आकर के, वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स अंडर प्रेशर इतनी अच्छी टीम के खिलाफ, और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो तो मतलब एक समय लग रहा था कि आप 400 तक पहुंच सकते हो, फिर लगा कि चलो 400 नहीं तो 370 375 तक पहुंच ही जाएंगे, आप 330 पे लुढ़क गए। बड़ा सेटबैक था ये दो जो। देखिए दोनों मैच अलग है। इस वक्त जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इंडिया बड़ी डेलिकेट सिचुएशन में है, क्योंकि आपको अगर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है, आपको टॉप 4 टीमों में होना ज़रूरी है। आप 2 मैचेस हार गए हो और आपका अगला मैच इंग्लैंड के साथ है, वो एक और टफ है, ठीक है, अनबीटन टीम है, टॉप ऑफ द टेबल है। आप वो मैच हार जाते हो, फिर 50-50 चांस है, ठीक है ना आपका, बिल्कुल, क्योंकि वर्चुअल क्वार्टर फाइनल हो जाएगा न्यूजीलैंड के साथ। तो वही मैं कह रहा हूँ, तो आप अभी फंसे हुए हो। अब अभी तक का जो कैंपेन है, मैं क्या, ठीक है आपने सही कहा टॉप ऑर्डर नहीं चला, लेकिन मैं वो फिर भी मान लेता हूँ, क्योंकि अब आप ऑस्ट्रेलिया को उठाए, पाकिस्तान के साथ 70 पे 7 थे वो भी, उनका भी टॉप ऑर्डर नहीं चला, लेकिन नीचे आके रन बना रहे, बेतमुनी ने आके रन बनाए, ठीक है, तो उन्होंने दिखाया। तो वो हर टीम के साथ होता है, हर टीम कोई सिचुएशन में फंसती है, कोई खड़ा होता है, हर वक्त हर बैटर रन नहीं बनाएगा, तो मैं उससे ठीक हूँ। स्मृति के पहले रन नहीं आए, यहाँ आ गए, ठीक है, हरमन ने थोड़े कंट्रीब्यूट किए हैं, स्टार्ट्स लिए, लेकिन उतना लंबा नहीं आया, हो सकता है अगले मैच में, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम, मैं वो एक्सेप्ट करता हूँ। बट मैच आप कहाँ हारे, दक्षिण अफ्रीका का मैच आप हार गए, हालांकि वो आपको जीतना चाहिए था, मैं फिर भी क्रेडिट देता हूँ। और उसमें एक इशू जो हुआ, जो शायद लोगों ने उस पर इतनी चर्चा नहीं की, ड्यू का बहुत बड़ा फैक्टर था। आप जब बैटिंग कर रहे थे, वो पिच मुझे नहीं लगा अच्छी पिच थी, धीमी पिच थी, डबल पेस पिच थी, और आपके बैटर थोड़े स्ट्रगल कर रहे थे। जब आपने उतने रन बनाए, 250 रन बनाए, तो मुझे लगा वो मैच विनिंग टोटल था उस पिच पे। लेकिन फिर क्या हुआ, ओस पड़ी, और शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका को भी प्रॉब्लम हुई, लेकिन जैसे जैसे ओस पड़ी, गेंद गीली होती गई, बैटिंग बेहतर होती गई, स्पिनर्स को कोई मदद नहीं मिला, डबल पेस विकेट पे भी गेंद अब अच्छे से आने लगी, और डिकर्क ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया और उस तरह की पारी खेली, आपको हार गए। मैं वहाँ पे थोड़ी सहानुभूति थी मेरी टीम के लिए कि भाई आपने फाइट किया और आप हार गए, और ऐसे मैचेस और आप हार भी सकते हो। ऑस्ट्रेलिया वाला मैच आपको नहीं हारना चाहिए था, खासतौर पर जिस तरह का आपको स्टार्ट मिला। वहाँ पे आपने करीब 1.5-2 ओवर तो खेले ही नहीं, आप आउट हो गए। वहाँ आपके रन बनने चाहिए थे 350 मिनिमम जो आपने करा था, और वहाँ भी ठीक है सबने योगदान दिया, वैसा ही होती है बैटिंग, आपको 350 लगाने चाहिए थे। फिर आपकी ड्यू भी आई, परेशानी भी हुई, और आप एक बॉलर कम के साथ खेल रहे हो, क्योंकि आप अपनी बैटिंग पे कॉन्सेंट्रेट करो। मैं टीम सिलेक्शन के साथ भी ओके हूँ, मुझे इतनी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वहाँ पे आपने 350 नहीं लगाया और आप 330 लगा, तो उसके बाद तो वो मुश्किल ही होना था आपसे। वो जिस तरह की पिच थी, फास्ट आउटफील्ड, फिर ओस पड़ रही है और गेंद अच्छी से, वो आपके लिए क्रूशियल मैच था। और देखिए इंडियन विमेंस टीम के लिए मैं ये कहूँगा कि आप हमेशा सो क्लोज येट सो फार, हम बोलते थे अब मौका है, अब मौका है। इस बार तो आप वर्ल्ड कप जब गए हो, तो एक टाइम तो ये था ना कि ऑस्ट्रेलिया क्लियर कट फेवरेट होता था, आप कहते कोई चांस ही नहीं यार ऑस्ट्रेलिया को, आपने वो हरा दिया था 17 में, तो बहुत बड़ी चर्चा हो गई थी। फिर भी आप इंग्लैंड से हार गए, क्योंकि इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इनको मैं बराबर रखता था, ऑस्ट्रेलिया एक अलग लेवल पे थे, बाकी सेकंड रंग था। बट इस बार तो आप एज फेवरेट गए हो, जो आपने फॉर्म दिखाया है, ऑस्ट्रेलिया टीम थोड़ी डिक्लाइन करी है, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2 फेवरेट्स में मानता था इस टाइटल के लिए, तो आप इस बार एक्चुअल टाइटल कंटेंडर्स के तौर पे गए हो। फिर अगर आप सेमीफाइनल भी नहीं पहुंचते हो, या आप टाइटल के लिए फाइनल भी नहीं खेलते हो, तो आपकी नाकामी मानी जाएगी। तो हम अक्सर विमेंस क्रिकेट को, लोग कहते हैं ना कि भाई आप इतना फोकस नहीं करते, इतनी बात नहीं करते, अब तो फोकस मिल रहा है, लोग बात कर रहे हैं, मैचेस देख भी रहे हैं, ग्राउंड पे भी आ रहे हैं, टेलीविजन व्यूअरशिप भी है। पर अगर आप इक्वालिटी चाहते हो, आप उतनी पॉपुलैरिटी चाहते हो, हर चीज़ में बराबरी चाहते हो, तो स्क्रूटनी भी फिर बराबरी की होगी। फिर आप ये नहीं कह सकते कि नहीं अब तो बेहतर हो रहे भाई। जैसे मेंस टीम है, जब नहीं करते, परफॉर्मेंस नहीं होता, हम यहाँ बैठ के उसकी आलोचना करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं, वैसे विमेन टीम के साथ भी होगा। तो कहीं ना कहीं विमेन टीम को भी रियलाइज़ करना पड़ेगा, नहीं यार कब तक हम कहेंगे कि हाँ जस्ट अबाउट। अब तो आपके कई प्लेयर है, काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं, एक साथ खेल रहे हैं, अब टाइटल नहीं तो कब टाइटल, इससे बेहतर आपके लिए चांस नहीं हो सकता। तो अगर इंडिया नहीं जीती है वर्ल्ड कप, तो वो एक कुछ हद तक मैं फेलियर ही मानूंगा। और जैसे आप मेंस टीम 23 में तो बेस्ट टीम थी, हार गई, तो हमने आलोचना करी ना, ये टीम भी अगर नहीं जीतती है टाइटल, तो उसकी आलोचना होनी चाहिए, क्या कमियां थी, क्या खामियां थी, उस पर बात होनी चाहिए। बट आप कहीं ना कहीं मतलब जिस तरीके से मेंस टीम का जो अप्रोच है कि आप 8वें 9वें नंबर तक बैटिंग करो,
इसी अप्रोच के साथ विमेंस टीम भी चल रही है, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो एक प्रॉपर गेंदबाज के साथ, चाहे वो रेणुका ठाकुर हो गई, है ना, अरुंधति रेड्डी हो गई, आप खिलाना चाहिए, मुझे लगता है कि आपको तो खिलाना चाहिए प्रॉपर गेंदबाज। नहीं, लेकिन इन्होंने खिलाया था, ठाकुर खेली थी पिछला वाला मैच, पिछले 2 मैच खेली थी। एक में तो अमनजोत इंजर्ड थी तो वो बाहर आ गई थी इसलिए आई थी, फिर वो लेकिन अगला मैच भी खेली थी रेणुका ठाकुर, लेकिन फिर इस वाले मैच में आपने ड्रॉप किया, आप स्पिनर को वापस ले आए। आई थिंक कॉम्बिनेशन, हाँ वो ओवरऑल आप देख सकते हो, एक बैटर को कॉम्प्रोमाइज़ करके आप एक बॉलर लाओ, लेकिन अब तक इंडिया की बैटिंग में तो नीचे की 8-9 नंबर तक तो बैटिंग यूज है। अब आपने ऋषा को ऊपर भेज दिया बैटिंग करने के लिए, वो 8 पे बैटिंग कर रही थी और हालांकि ऋचा घोष आपकी बेस्ट बैटर नहीं है अभी तक, लेकिन उनकी विकेट कीपिंग इशू है, गुड कैच ड्रॉप किए हैं, स्टंपिंग मिस हुई है इस ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में, तो उनकी विकेट कीपिंग को लेकर प्रॉब्लम है। वहाँ 19-20 का फ़र्क है, आप कर सकते हो, एक बॉलर ला सकते हो, बट आई थिंक मैं फिर भी उस चीज़ को इतना दोष नहीं दूंगा। कॉम्बिनेशन ठीक है, आई थिंक क्रूशल मोमेंट पे आप वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हो जो आपको करनी चाहिए। हाँ वही फ़र्क है। टीम अच्छी है, किसी दिन कोई चलेगा, किसी दिन कोई नहीं चलेगा, लंबी बैटिंग है, रन बना रहे हैं, compete कर रहे हैं, बराबरी की टक्कर हो रही है, बट वही है जो विनिंग मेंटालिटी है ना, वो चाहिए। किलर पंच जो होता है ना, कि आप अपोजिशन को आउट ही कर दो गेम में, और ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है, आप इंच भर उनको मौका दोगे तो फिर वो घुस और जाते उसके हैं। लिए हरमन के रन बनाने बहुत जरूरी, क्योंकि ना वो उनके रन जब आएंगे तो उस अंदाज में आएंगे और वो कॉन्फिडेंस भी रिफ्लेक्ट होगा ना पूरी टीम में। हाँ, दूसरी टीम के लिए मुश्किल। आप देखो उनके दोनों डिसमिसल बिल्कुल उसी तरह से है, सॉफ्ट डिसमिसल, पॉइंट पे कैच हो गया होगा, एक स्पिनर एक फास्ट बॉलर के खिलाफ, तो और उनके पास एवरी शॉट इन द बुक है, उस रफ्तार से भी वो खेल सकते हैं, तो उनका फॉर्म में आना ज़रूरी है। मैं ये देखता हूँ कि चलो भाई, हर टूर्नामेंट आइडियल तरीके से नहीं जाता, आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए सेमीफाइनल, फिर 2 नॉकआउट गेम है। अगर उन 2 नॉकआउट गेम में आपके जो बिग गन्स हैं वो फायर कर जाएं एक साथ, वही चाहिए आपको टाइटल। ऑस्ट्रेलिया तो यही करता था ना, है ना भाई। 2019 वर्ल्ड कप में आप खेले, इंडियन टीम बेस्ट नजर आ रही थी, सेमीफाइनल में बैड डे हुआ, अब बाहर हो गए, है कि नहीं, आप निकल गए टूर्नामेंट से। जो टीमें उन 2 दिन क्रूशल डे पे इंग्लैंड दोनों दिन खेल गई, वो जीत गई। सेम 23 की बात थी, आप बेस्ट टीम थे, फाइनल में आप कर गए गड़बड़, आप हार गए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने वही दिखाया कि नहीं, बिग डे पे बिग प्लेयर। तो तब इंडियन टीम कर दे वैसा, तो सेमीज और फाइनल में आ जाए दोनों, वही तो बहुत मजा आ जाएगा टाइटल आपको जिताने के लिए। लेकिन उससे पहले आप परेशानी है सेमी पहुंचे तो पहले वहाँ, है ना, आपको इंग्लैंड को हराना पड़ेगा, इंग्लैंड को हराना पड़ेगा, फिर आप थोड़ा ब्रीथ इजी कर सकते हो, फिर थोड़ा फंसेगा मामला, कई टीमें फंसेंगी। फाइट तो इन 4 टीमों के बीच ही है वैसे, अगर आप देखें, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, 5 टीमों के बीच, तो इनमें से एक टीम फंसेगी और आप 5वां नहीं होना चाहते। बिल्कुल, हाँ, ज़रूरत है आप मतलब घुसें उसमें सेमीफाइनल में, और तभी आप वो होगा ना कि आप फाइनल जीत करके लाएं ट्रॉफी। इंडिया में मेंस क्रिकेट इतना पॉपुलर क्यों हुआ? कपिल देव की टीम 83 वर्ल्ड कप लेकर के आई, देखिए, तो वो इंस्पायर भी करता है। विमेंस टीम का स्टार्ट कब हुआ? जब आप फाइनल पहुंचे, वो वाला 17 में 171 बनाए थे हरमन ने, उसके बाद कितना चेंज बूस्ट मिला, अब एक टाइटल चाहिए ना। यस, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा ऑस्ट्रेलिया टूर की तरफ बढ़ जाते हैं। आखिर में रोहित शर्मा की कप्तानी चली गई है और इसको लेकर के चर्चा लगातार चल ही रही है। क्या ये सही समय, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सही समय था? हमने भी डिस्कस किया था जब उनका ब्रोंको टेस्ट वगैरह हुआ था, बिल्कुल फिट आए थे, नज़र आए थे। अभी एक उसमें अवार्ड सेरेमनी में भी हमने देखा कितने लीन एंड फिट नज़र आ रहे हैं रोहित शर्मा, है ना। उनका भी आपके जैसा है, मतलब मीठा खाते हैं, थोड़ा हो जाते हैं हेल्दी इसके बाद। नहीं वो खाने के शौकीन भी है ना। हाँ, थोड़ा नहीं, वो ठीक ठाक वो खाते हैं, तो को उसमें क्या। मैं तो हमेशा कहता था यार, वो आदमी रन बना रहा है। मैं उनके पिछले 2 साल के आंकड़े देख रहा था, ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। T20 हो या वनडे हो, मैं तो सारे टूर्नामेंट्स वो कवर किए। वो T20 वर्ल्ड कप 24, क्या वो नॉक थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, है ना, सेंट लूसिया में, मज़ा आ गया। चैंपियंस ट्रॉफी में आप देखें, क्रूशल मोमेंट्स में, फाइनल वगैरह आपको जिता करके उन्होंने नॉक के लिए गेम चेंजर तो वही थे। तो जब श्रीलंका वाले टूर में जहां आप हारे, रोहित शर्मा एक अलग दिख रहे थे लीग में खेलते हुए, बाकी बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे हैं, रोहित शर्मा बिल्कुल। तो जब सब चीज़ें चल रही तो वेट का क्या है, बट अब मैं वेट का वही चीज़ चाहता हूँ। यही वेट के साथ रोहित शर्मा रन भी बना रहे थे, तब चल रहा था। मैंने कहा ना, एक लकीर खींच दी गई है भारतीय क्रिकेट में, सब आ जाओ लाइन पे, आ जाओ सब, फॉल इन लाइन। अब सब हो रहे हैं, क्योंकि आपको करना है। वो सही है गलत है, हर खिलाड़ी को अलग तरीके से देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, उस पर
अलग डिबेट उसका। हाँ, उस पर हम डिबेट कर सकते हैं, आपका कोई राय रहेगी, मेरी कोई, लेकिन जो चीज़ें एक नियम बना दिया गया, अब सबको उसके तहत आना सरफराज पड़ेगा। को भी हमने देखा है ना, 15 सरफराज भी देखिए, किलो वेट लूज कर दिया सरफराज भी उन्होंने। देखिए, तो जो भी थोड़ा बहुत इनडिसिप्लिन था वो चला गया, और उसमें अजीत अगरकर का बहुत बड़ा हाथ है। उनको लाया गया इसीलिए था कि यार चूड़ी कस दी उन्होंने। हाँ, कि कोई तो चाहिए। अब ठीक है, उससे कई लोग उनसे नाराज भी होंगे भी आगे जाके, पर उन्होंने बोला नहीं, लाओ मैं ही बिल्ली के गले में घंटी बांधता हूँ। मैं करूँगा। और देखिए, मैंने कहा अभी भी होंगे बहुत फैंस हैं विराट के, मैं भी फ़ैन हूँ, रोहित का मैं भी फ़ैन हूँ। मैंने तो बल्कि कहा था आंख बंद करके मैं दोनों को 27 वर्ल्ड कप खिलाऊंगा, रोहित को कप्तान बना के खिलाता। और मैं शायद डिसएग्री करता हूँ ये डिसीजन से ओडीआई, लेकिन यार फिर भी मैं ये चीज़ तो देख रहा हूँ ना कि 40 के हो जाएंगे रोहित शर्मा। नहीं, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि किसी ने एक नियम बनाया और उसको लागू किया है। उसके लिए भी तो हिम्मत चाहिए ना यार। इससे पहले क्या होता था, किसी और को आगे कर दो, है ना, कोई बुरा नहीं बनना चाहता था, है कि नहीं। खासतौर पर स्टार खिलाड़ियों के साथ कौन बुरा बनता था। ये आसान नहीं है ये करना, आपके और मेरे लिए भी नहीं है। यहाँ बैठ के माइक के साथ बहुत आसान है, बिल्कुल। अगर आप वो डिसीजन मेकिंग में होते, आप बोलते नहीं यार विराट मेरे साथ बात करता, मेरे साथ बैठता है यार, इतनी दोस्ती हो गई, 2-4 रोहित दिन शर्मा आपके के साथ इतनी अच्छी कैमरेडरी अजीत अगरकर के, मुंबई के लिए इतने साल खेले। बिल्कुल। फिर बताओ, तो इसके लिए आप क्रेडिट नहीं दोगे? मैं तो क्रेडिट देता हूँ उस शख्स को, शायद मैं खुद ना कर पाता। मेरी अगर उतनी दोस्ती होती तो मैं दोस्ती यारी में मैं फिर भी कहता यार मेरा दोस्त है यार, छोड़ो। और अच्छा खेल भी रहे हैं। एग्जैक्टली। तो उन्होंने क्या बोला, क्यों आपने डिसाइड किया? उन्होंने बोला मुझे करना था ना, चलो आज नहीं करता, 6 महीने बाद करना पड़ता। भाई फ्यूचर में तो आपको मूव करना ही है। आप सचिन तेंदुलकर से गए, गावस्कर से आपने मूव कैसे किया, यहाँ भी मैंने करना था। मुझे ऐसा लगा कि यार 27 अच्छा मौका था मूव करने का। शायद रोहित विराट खुद ही कहते थे उस वक्त कि आई एम डन। थोड़ा आप ये जो दबाव बनाया गया कि नहीं अब आप डोमेस्टिक भी खेलो, शायद आप उससे परे होकर भी इनको एडजस्ट करके 27 खिला सकते थे। रोहित एज कैप्टन, विराट एज सीनियर प्लेयर विदाउट। बट अब मैं वही कहता हूँ, जब आपको एक नियम लागू करना है तो आपको सबको दिखाना है कि भाई ये नज़ीर आप हाँ बनाते हो ना, एग्जाम्पल सेट करना, वो चीज़ है। तो कहीं ना कहीं मैं उस नज़रिए से देखूँ तो मुझे वो सही भी लगता है। मैं होता तो कुछ अलग तरीके से करता। मैं इन दोनों को कहता यार तुम्हें खेलना है 27, आप होते मैं पूछता खेलना, आप बोलते हैं हाँ, बस डन। तो खेलते रहो यार, मेहनत करो, इंडिया के लिए सारे मैचेस खेलो, रन बनाते रहो, खत्म बात। तुम हो, तुम्हारे से मैं आगे क्यों किसी को देखूँ। हाँ भाई विराट आपको खेलना है, मोटिवेटेड हो, खेलना है, बस डन। और क्या चाहिए यार। मुझे आज बताओ, आज के दिन भी दोनों से बेहतर शायद ओडीआई क्रिकेट में कोई बैटर ही नहीं है। वर्ल्ड क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, नो डाउट। विराट कोहली आज भी आपके, आप चैंपियंस ट्रॉफी उठा लो, आंख बंद करके वो, उसकी मास्टरी है उनके पास। ओडीआई क्रिकेट में बैटिंग कैसे करते हैं उसकी मास्टरी। ठीक है, T20 क्रिकेट में शायद टाइम आ गया था आपको मूव करने का और उन्होंने छोड़ भी दिया, और ओडीआई में तो कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, तो कर सकते थे। बट ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि जो मेरा नज़रिया वही सही है। भाई दूसरे ने भी कुछ सोचा है, कुछ किया, एक रोड मैप बनाया उन्होंने आगे के लिए। बिल्कुल। बट जो दलील दी गई ना कि दे वर नॉट श्योर अबाउट 2027, नहीं ये गलत है, ये मिस रिपोर्टिंग है। ये मैंने जितना भी देखा, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद 2-3 बार सुनी, उन्होंने बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कहा। अजीत अगरकर से जब पूछा गया आपने रोहित शर्मा से बात की, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल मैंने बात की। फिर उनसे पूछा गया आप बताएंगे क्या? बोला मैं आपको क्यों बताऊँ, वो मेरी और हमारी कॉन्वर्सेशन में नहीं बताऊँगा। फिर उन्होंने बोला वो 27 वर्ल्ड कप खेलेंगे। उन्होंने कहा यार अभी तो बहुत जल्दी है मेरे लिए 27 की बात करने के लिए, है कि नहीं। 27 का मैं अभी आपको कैसे बताऊं कौन खेलेगा या नहीं खेलेगा। बस उन्होंने ये कहा। फिर उनसे बोला गया वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। चौथा सवाल पूछा गया डोमेस्टिक क्रिकेट, बोला हाँ सबको खेलना है डोमेस्टिक क्रिकेट, और रोहित और विराट को भी खेलना चाहिए, और जो फॉर्म में होगा वो खेलेगा 27 का वर्ल्ड कप। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि वो नहीं खेलना चाहते, बिल्कुल नहीं। उन्होंने बल्कि उनकी तरफ से कुछ कहा ही नहीं, उन्होंने सिर्फ अपनी तरफ से बात की, बस वो था। मानना तो पड़ेगा हमें अजीत अगरकर ने। मान लीजिए जो कन्वर्सेशन रहा होगा रोहित शर्मा, आप किस दलील से जाएंगे आप, क्योंकि इतना अच्छा टीम कर रही है, बैक टू बैक ICC ट्रॉफीज उन्होंने जिताए, तो आप क्या कह करके उनसे मनवा लोगे? वो एक स्किल है उसका। हाँ। उन्होंने उसका कुछ आपको साइन दिया। उन्होंने बोला कि देखें यार 27 तक अब हमें पता नहीं ना फॉर्म में रहेंगे, फिट रहेंगे, और 27 आप देखें 2 साल दूर है। 2 साल में वो 40 के होंगे। आज तक भारत के इतिहास में कोई 40 ईयर ओल्ड नहीं खेला है। सचिन तेंदुलकर भी वर्ल्ड कप नहीं खेले। 39 थे ना उस समय। नहीं, सचिन 40 तक खेले, लेकिन अच्छा वर्ल्ड कप नहीं खेले। वर्ल्ड कप उनका आखिरी 11 था, 13 तक खेले, 38 थे 40 तक क्रिकेट खेले, लेकिन वर्ल्ड कप कोई नहीं खेला 40 साल की उम्र। मैंने देखा पुराने जयसूर्या भी 40 तक नहीं खेले, ग्रेम गूच भी 40 तक नहीं खेले।
इमरान खान भी 40 नहीं हुए थे, हम्म, वो हालांकि 92 में आए थे, हम्म, जीत के गए थे, उनको बुलाया गया था वापस, 39 कुछ थे, तो 40.5 होंगे उस वक्त रोहित शर्मा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पहले कोई नहीं खेला तो वो नहीं खेल सकते, अभी जो वो दिखा रहे हैं फॉर्म और बैटिंग, खेलना चाहिए उनको, बिल्कुल। बट शायद उन्होंने ये बात की होगी कि यार हमें अगर भाई हम 100% अगर श्योर नहीं है कि आप 40 तक वही फॉर्म बरकरार रहेंगे, 2 साल दूर है, तो अगर आप रहेंगे तो जरूर खेलेंगे, पर अगर नहीं रहेंगे तो मैं लास्ट मोमेंट कप्तान तो नहीं बदल सकता ना, बिल्कुल। कप्तान आज बदलेंगे। प्लस उन्होंने ये भी कहा कि शुभमन को भी तो हम देखना चाहते हैं, मानो अगर वो ओडीआई क्रिकेट में अच्छा नहीं करते तो लास्ट मोमेंट थोड़ी हम वर्ल्ड कप में उनको मौका दें। 2 साल काफी टाइम है, अगर नहीं कुछ जमेगा तो हम प्लान बी भी सोच सकते हैं। yes। तो उन्होंने कहा हम भी चाहते हैं उनको देखें। नहीं, और 2 साल का टाइम, इस बात से मैं थोड़ा अग्री भी करता हूँ कि सचिन तेंदुलकर खेले थे 2011 वर्ल्ड कप, सेकंड बेस्ट स्कोरर थे शायद दिलशन के बाद, लेकिन अगले 1 साल में देखिए उनका बैटिंग फॉर्म, एशिया कप में जिस तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे, ओडीआई की मैं बात कर रहा हूँ, जो 100th सेंचुरी थी उनकी बहुत स्लो आई थी, है ना, तो काफी मतलब टाइम हो जाता है, 1 साल में पता नहीं क्या हो जाए आपका फॉर्म, फिटनेस कैसी हो, तो ये बात प्रैक्टिकल है। तो वही तो शायद अगर प्रैक्टिकल तरीके से समझाया हो, जैसे मैंने कहा, अब वो रोहित को कैसा लगा वो तो वही बता सकते। जैसे मैंने कहा मैं भी रोहित को देखता था कि मैं अगर सेलेक्टर होता ना, मैं तो उनको कप्तान मैं उनसे पूछता कि यार आप मोटिवेटेड हो खेलने के लिए, वो कहते हैं हाँ हूँ, तो मैं कहता खत्म बात, आप हो कप्तान, चलो टीम को लेके चलो, जिता दो यार 27। वो मेरी सोच है, बट जैसे मैंने अजीत अगरकर के नज़रिए से देखा तो मुझे लगता है उनकी भी सोच बुरी नहीं। देखो जो भी हम चीज़ कर रहे हैं 100% श्योर शॉट तो नहीं है, मेरी अप्रोच की हाँ यही है, वो भी गलत हो सकती थी। मैं अगर सेलेक्टर ऐसा डिसाइड करता, मानो कोई इंजरी हो जाती है, फॉर्म ड्रॉप हो जाता और 1 साल या वर्ल्ड कप ईयर में बैठे हो, तो गालियां तो मैं ही खाता ना, पर वो मेरी अप्रोच थी, रिस्क मैं वहां भी ले रहा हूँ, रिस्क मैं अजीत अगर करूँ तो भी ले रहा हूँ। ठीक है, रिस्क तो होता ही है, अगर नो रिस्क नो गेन एक पुराना जुमला हमने सुना हुआ है, और शुभमन गिल को कप्तानी की बागडोर सौंप दी गई है ओडीआई क्रिकेट में भी, हम देखेंगे उनके कप्तान। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण मुझे लगता है ना, इंग्लैंड दौरा था, जिस तरीके से उनका खुद का परफॉर्मेंस और कप्तानी दोनों मिला के, उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस की, हाँ एज अ कप्तान वो प्रेशर में नहीं आ रहे, रन बना सकते हैं। कई बार कईयों के साथ ये प्रॉब्लम हुई ना कि कप्तान बन गए तो रन चले गए। और दूसरा जो उन्होंने अपने आप को हैंडल किया या टीम को हैंडल किया एक हार्ड फॉट सीरीज में, जिस तरीके से। गौतम गंभीर ने कहा ना कि इसके बाद भाई जब गिल कप्तान बने तो मैंने उनको कहा आपको जैसे समुंदर में फेंक दिया गया है, आप डूबोगे या फिर बड़ा यार तैर के आओगे तो बड़ा प्लेयर बनोगे। और उन्होंने ये कहा कि इसके बाद हो सकता है कई सीरीज में वो 700+ रन भी बनाए, उनका लंबा करियर है, हो सकता है इससे बेहतर सीरीज जीते भी, लेकिन जो दबाव में वो ये सीरीज खेले ये कभी नहीं और आएगा। मैक्सिमम दबाव उन्होंने झेल लिया। अब इसके बाद दबाव कमी होगा, क्योंकि फर्स्ट ही सीरीज थी एज अ कप्तान, वो भी आप अंडरडॉग, वो भी जिस तरह से सीरीज चली है ना, तो कहा यही टेस्ट पास कर लिया, अब तो अग्नि परीक्षा अपने पास इसके बाद तो अब आप तो ये देखो इसमें कोच का भी हाथ था। अगर आप अजीत अगरकर के से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ये भी एक अच्छी चीज़ है अजीत अगरकर की, यार कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस आके बता तो देते हैं क्यों किसको पिक किया, नहीं तो हमें तो आदत होगी थी सालों से कोई कुछ बताते नहीं था, टीम ये है अब आप करते रहो डिसाइड। और मुझे ये चीज़ पुख्ता तौर पे पता है कि बीसीसीआई तो फिर भी तैयार था इस तरह से। अजीत ने खुद कहा है कि नहीं जब मैं टीम सेलेक्ट करूंगा मैं जाना चाहता हूँ और मीडिया को एड्रेस करना चाहता हूँ, नहीं तो लोग कहानियां बनाते हैं कि ये है वो है, और जायज़ सी बात है। उन्होंने कहा जो सवाल है पूछने दो, मैं सीधा जवाब दे दूंगा क्यों। तो उसमें उन्होंने कहा कि एक कोच, और कहीं ना कहीं इशारा था कि ये डिसीजन में गौतम गंभीर भी शामिल थे, कि यार एक कोच के लिए हर फॉर्मेट में अलग कप्तान के साथ काम करना आसान नहीं है, क्योंकि वो पूरा फ्यूचर रोड मैप बना रहा है। तो और गंभीर ने अपने इंटरव्यू में कहा कि कितने इम्प्रेस थे वो गिल से, तो कहीं वहां से भी आया। तो क्या यही कारण है कि अभी हम जिस अवार्ड सेरेमनी की बात करें, वहाँ एक स्टेटमेंट भी रोहित शर्मा का वायरल हुआ कि भाई राहुल द्रविड़ का उन्होंने नाम लिया, गौतम गंभीर का नाम उस तरीके से नहीं आया, क्रेडिट उस तरीके से नहीं आया। तो इससे थोड़ा ये हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि जो केमिस्ट्री राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के बीच थी, क्या वही रेपो गौतम और रोहित के बीच नहीं है, वो केमिस्ट्री शेयर नहीं करते हैं शायद। और वो देखिए वो बयान कुछ ना कुछ तो संकेत आपको देता है। और देखिए वो कुछ ही दिन बाद आया जब आप टीम में आपकी कप्तानी चली गई, और ये कहा भी कि भाई कोच चाहते हैं कि वो हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि शायद गौतम एज अ प्लेयर उनको रिस्पेक्ट नहीं करते, उनको भी वही जैसे मैंने कहा सोच, और या अजीत रोहित को रिस्पेक्ट नहीं करते, उनकी तो दोस्ती भी अच्छी है, फिर भी ये कदम उठाया। शायद उनको लगा कि यार भारतीय क्रिकेट के लिए ये डिसीजन बेटर है। ऑब्वियसली आप अब रोहित के नज़रिए से देखें तो उनको अच्छा नहीं लगा होगा, मैं भी शायद उसकी जगह होता नहीं होता, शायद मैंने इसलिए इसका जिक्र भी किया कि नहीं यार
जो हम जीते वो कोच था। और आप ये चीज़ देखिए, बड़ी अनोखी चीज़ है, मैं इसके बारे में सोच रहा था। इंडियन क्रिकेट में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक कोच की 2 कप्तानों के साथ जोड़ी बनी हो। हर वक्त आप उठाएं, एक कोच एक कप्तान की जोड़ी रही है, और वो जैसे कोच या कप्तान बदला है वो जोड़ी भी बदलनी पड़ी है, दूसरी नहीं हुई है। आप देखिए सौरव गांगुली, जॉन राइट, ग्रेग चैपल आए, सब कुछ इक्वेशन बदल के, ठीक है। MS धोनी, गैरी कर्स्टन, ठीक है। विराट कोहली, रवि शास्त्री, हालांकि अनिल कुंबले के साथ भी बट नहीं हुई ना, नहीं बनी। मैं वही कह रहा हूँ, एक ही जोड़ी बनी, कोचेस अलग अलग रहे। सेम राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा, सेम गंभीर आए तो बदल गिल। क्या इसमें मैं पर्टिकुलरली इस जोड़ी की बात कर रहा हूँ, मतलब तो ये नहीं था कि कोई एक कप्तान बुरा था या कोच, वो सहमतियां होती है ना, डिसएग्री करते हैं, मतलब वैसे ही कह रहा था मैं कि सीनियर प्लेयर हैं रोहित शर्मा, एक अरसे से कप्तान भी हैं भारतीय टीम के, तो गौतम गंभीर के सामने डिसएग्री करने के होता है ना, या मनभेद कह लें, मतभेद जो भी कह लें आप, चांसेस उनके ज़्यादा होते थे। कई बार हो सकता है कि सेम पेज पे वो नहीं हो, क्योंकि अल्टीमेटली खेलना तो रोहित शर्मा को, तो अपनी एक अथॉरिटी के साथ वो अपनी बात मनवा भी सकते हैं। उनके मुकाबले शुभमन गिल अभी नए हैं, युवा खिलाड़ी हैं, गौतम गंभीर उनसे ज़्यादा सीनियर हैं, जनरेशन का फ़र्क है, रोहित और गंभीर तो साथ खेल भी चुके हैं। तो गौतम गंभीर के लिए भी आसान था क्या शुभमन गिल के साथ काम करना? ये भी एक वजह हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, और वाजिब चीज़ जो आपने बात की हो सकती है। भाई अगर आप हर जगह, मैं ये नहीं कह रहा कोई किसी को पसंद करता है नापसंद करता है, बट आप एक एनवायरनमेंट चाहते हो जहाँ उस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और आप कंपनी भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, बॉस जब जाता है तो फिर अपनी टीम बनाते हैं, तोड़ते हैं। ये नहीं कि भाई कोई खास लगा हुआ है, बट एक वर्किंग रिलेशनशिप है, उनको पता है इसके काम करने का क्या तरीका है, मेरा क्या है, या मैं ऐसे। और कई बार होता है आप अगर एक जगह आते हो एज अ हेड, आपको बड़ी चीज़ें चलानी है, और वो चलाने में अगर कहीं आपको कोई लग रहा है पूरी तरह आपसे सहमत नहीं है, तो आप अपने प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो हो सकता है आप बोलते नहीं यार अपने प्लान एग्जीक्यूट करें। देखो एक चीज़ तो मैं मानूंगा, चाहे कोई भी कोच हुआ, मैं ग्रेग चैपल को भी इसमें गिनूंगा, ग्रेग चैपल, गौतम गंभीर, राहुल द्रविड़। मैं आपको एक चीज़ कहूँ, तो कोई भी आता है वो सफल ही बनना चाहता है, वो चाहता है वो जिस टीम का इंचार्ज है वो नंबर 1 हो। ये तो चलो इंडियंस हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली उनका फर्स्ट इंटरेस्ट है इंडिया जीते। बट ग्रेग चैपल भी जब आए होंगे उनका फर्स्ट इंटरेस्ट वही होगा कि उनकी टीम जीते। सही बात। तो मैं कभी, हालांकि उनके टाइम वर्स्ट पीरियड था इंडियन क्रिकेट का, और मैं तब कवर भी करता था, टूर पे भी होता था, वर्स्ट पीरियड था। एक दूसरे से इनसिक्योरिटी, कोई मतलब बैकबाइटिंग, मतलब छुरा घोप रहा है कोई पीछे से, उस तरह के हालात थे। बट मैं किसी का मोटिव डाउट नहीं करता था। ग्रेग चैपल इसलिए नहीं आए थे कि मैं इंडियन क्रिकेट को बर्बाद कर दूंगा। यस, उनके तरीके लोगों को पसंद नहीं आए करने के, वो उनका माइंडसेट अलग था, और जो एनवायरनमेंट हुआ इनसिक्योरिटी वो अलग है। तो गौतम गंभीर भी जितना, मतलब मुझे, और मैंने कईयों से बात की है जो टीम के इर्द गिर्द हैं, वो कई बार मिसअंडरस्टूड है। उनका इंटरेस्ट तो वही है कि यार इंडिया जीते, और मैं हर टूर जीते और आसानी से जीते। बिल्कुल। तो अब कोई ये तो नहीं चाहेगा कि मैं अगर ये चाहता हूँ मैं जीत पे जाऊँ, तो मेरे को वो लोग चाहिए। हाँ, उनका नज़रिया है कि यार हाँ, अगर मैं टीम को जिताना चाहता हूँ, मेरे 4 आइडिया ये हैं, मेरे को लगता है टीम इससे जीत। अब 4 आइडिया मेरे ये हैं, मैं ये पॉडकास्ट को चला रहा हूँ, अगर मेरे को 4 आइडिया ये है, तो यार केशव आप अगर एग्जीक्यूटिव हो तो आप और मैं सेम पेज पे होंगे ना। आप मेरी बात नहीं सुनोगे, मैं कुछ भी बोलूँगा आप तरीके से, तो फिर मैं अगर ये नहीं चलेगा, एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा, नहीं चलेगा, तो मैं कहूँगा ना यार कैसे मैं करूँगा। केशव को हटाओ यार, किसी और को लेके आओ जो मेरे साथ मैच करते हैं, विजन मैच करे, तो ही हम इसको आगे जा सकते हैं। वो तरह की चीज़ है। हो सकता है इसमें काफ़ी हद तक मुमकिन है कि भाई हो सकता है कई चीज़ों में सहमति ना बनती हो, उनको लगता है हाँ इसके साथ ज़्यादा सहमति बनती है, या ये फिर भी थोड़ा तैयार है मेरे ऑप्शंस को लेने के लिए। एंड गोल तो यही है कि हम जीते, रास्ते अलग अलग है, इसमें काफ़ी हद तक मुमकिन है। ठीक है, तो T20 वर्ल्ड कप भी है अगले साल, और ODI का जो वर्ल्ड कप है उसके लिए प्लानिंग शुरू हो चुकी है, और हम इस पॉडकास्ट को यहीं रैप अप करते हैं। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, एक सरप्राइज़ है आपके लिए, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। थोड़ा पुरानी यादें जो क्रिकेट की हैं वो ताज़ा करने का वक्त होगा, दिवाली का मौका होगा, तो वो सरप्राइज़ आपके लिए रहेगा। मैं भी देखूंगा दिवाली सुबह। तो और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ शुरू हो जाएगी, तो अपन उस पर बात करेंगे, है ना। बाकी आपको ये बातचीत कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुनते रहिए, देखते रहिए बल्ला बोल। नमस्कार।